मैं अपना महल खुद बनाऊंगा। चलो हम दोनों अपने अपने महल खुद बनाएंगे। अच्छा अब चलो दरिया किनारे चलकर मछलियाँ पकड़ते हैं। दोनों दोस्त हाथों में हाथ डाले दरिया किनारे चल पड़े। दोपहर के खाने पर अंबर अपने साथ मछलियाँ लाया। माँ ने कहा, बेटा तूने बड़ी देर कर दी, तुम्हारा बाप कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अंबर दूसरे कमरे में गया तो उसका बाप रिजाल लकड़ी के कटोरे में जैतून का तेल डाल रहा था। उसने अंबर को देखकर पूछा, इतनी देर कहाँ कर दी बेटा? अब्बा आज मैंने मलका मिस्र से बातें की। बूढ़े रिजाल के हाथों से जैतून के तेल का कटोरा गिरते गिरते बचा। क्या कहा? हाँ मैंने मलका मिस्र से बातें की हैं, उसने खुद मुझे बुलाया था। अरे ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अंबर की माँ ने कमरे में दाखिल होते कहा। दोनों माँ बाप अंबर की बात सुनकर सकते में आ गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मलका एक रोज अपने बेटे से गुफ्तगू कर सकती है। अंबर ने बाप और माँ को शाही सवारी का सारा वाकया सुनाया। दोनों बूढ़े मियाँ बीवी बड़े गौर से वाकये का एक एक लफ्ज सुनते रहे। अंबर कह रहा था, मलका ने मुझसे पूछा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बूढ़े रिजाल ने परेशान होकर पूछा। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मेरे अब्बा का नाम रिजाल है और वो एहराम बनाता है। मलका ने क्या कहा? कुछ नहीं, असल में वो मेरी बहादुरी देखकर खुश हुई थी, फिर उसने मुझे वापस जाने की इजाज़त दे दी। माँ ने कहा, रब अजीम तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे बेटे की जान बचाई। बाप ने पूछा, मलका ने तुमसे कुछ और तो नहीं कहा? बस मेरा नाम पूछा और फिर चुप हो गई। चुप हो गई? हाँ अब्बाजान बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे वो कुछ सोच रही हैं। वो मेरी तरफ बड़े गौर से देखती रही थी। मलका एलिया ने कुछ और तो नहीं कहा? बूढ़े रिजाल ने इत्मीनान का सांस लिया और अंबर से कहा, अच्छा चलो अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। खाने के दौरान में बूढ़ा रिजाल यही सोचता रहा कि कहीं मलका आलिया ने अपने बेटे को पहचान तो नहीं लिया। असल में बूढ़ा रिजाल नहीं चाहता था कि अभी मलका अपने बेटे को पहचाने। वो चाहता था कि अंबर ज़रा और बड़ा हो जाए, फिर वो खुद उसको लेकर मलका की खिदमत में हाजिर होगा और उसे बताएगा कि अंबर उसका शहजादा बेटा है। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके एवज़ मलका आलिया उसे ढेर सारा इनाम इकराम देंगी। दूसरी तरफ उसे ये भी खौफ था कि कहीं फ़िरौन उसे कत्ल ही ना करा दे, इसलिए बूढ़ा रिजाल अभी तक खामोश था। कभी कभी वो ये भी सोचता कि फ़िरौन के मरने तक इस भेद को छुपाए रखना चाहिए। फ़िरौन मर जाए तो वो बड़ी आसानी से मलका मिस्र के सामने उसके बेटे के राज को अफशा कर सकता है। फिर अंबर की ज़िंदगी महफूज हो गई। खाने के बाद अंबर सो गया तो रिजाल ने अपनी बीवी से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मलका ने अपने बेटे को पहचान लिया? बीवी ने कहा, भला ये क्यों कर हो सकता है? अंबर की उम्र 1 दिन थी कि मलका ने उसे दरिया नील की लहरों पर बहा दिया। 14 बरस बाद वो उसे कैसे पहचान सकती है? फिर भी मुझे डर है अगर मलका ने अपने बेटे को पहचान लिया तो वो ज़रूर उसे हासिल करने की कोशिश करेगी। अगर मलका ने अंबर को हमसे वापस ले लिया तो यकीनी तौर पर फ़िरौन को उसका इल्म हो जाएगा और वो अंबर के साथ साथ हम दोनों को भी कत्ल करवा देगा। रिजाल की बीवी सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, रिजाल तुम वहम करने लगे हो। मलका इतने बरस गुजर जाने पर अंबर को कभी नहीं पहचान सकती, मगर वो माँ है और माँ का खून जोश मार सकता है। फ़र्ज करें अगर अंबर को उसने पहचान भी लिया तो वो कभी अंबर को वापस महल में बुलाने की गलती नहीं करेगी। उसे अच्छी तरह मालूम होगा कि इस तरह फ़िरौन को बेटे का पता चल जाएगा और वो नजूमियों की पेश गोई के मुताबिक उसे फ़ौरन कत्ल करवा देगा और कोई अजब नहीं कि वो मलका को भी साथ ही मरवा डाले। ये तुम ठीक कहती हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें मोहतात रहना चाहिए। फिक्र न करो, रब अजीम हमारी हिफाजत करेगा। बूढ़े रिजाल ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या ख्याल है मैं अंबर को लेकर मलका आलिया की खिदमत में हाजिर ना हो जाऊं? किस लिए? उसे शाही मोहर के साथ उसकी अमानत वापस करने। अरे खुदा के लिए ऐसी गलती कभी मत करना। इस तरह मलका और अंबर समेत हम सब बादशाह के जुल्म का निशाना बन जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें हर हाल में फ़िरौन की मौत का इंतज़ार करना होगा। हाँ, इसी में हम सब की भलाई है। इतने में पोलका गुलाम शिकार की हुई मुर्गाबियाँ और उबली हुई अंजीरों की टोकरी ले अंदर आया। रिजाल ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो पोलका? पोलका ने आंखें पोंछ कर कहा, मुर्गाबियाँ तो मैंने डंडा मार मार कर खुद शिकार की हैं और अंजीरें मैं तो फ़ोन दर्जी के बाग से तोड़ कर लाया हूँ। क्या तो फ़ोन से तुमने अंजीरें तोड़ने की इजाज़त ली है? पहले इजाज़त नहीं ली थी, मगर जब वो मुझे अंजीरें तोड़ते देखकर बाग में आ गया तो मैंने उससे माफ़ी मांग ली। तुम्हें कितनी हज़ार बार समझाया है पोलका कि किसी के बाग से बगैर इजाज़त के फल मत तोड़ा करो, मगर तुम बाज नहीं आते। तुम ज़रूर किसी न किसी से मेरी लड़ाई करवाओगे। मेरे आका लोगों के बाग फलों से लदे हुए देखकर आपके गुलाम के मुंह में पानी भर आता है। मैं बेताब होकर बाग में घुस जाता हूँ और फल तोड़ना शुरू कर देता हूँ, और अगर किसी ने तुम्हारी पिटाई कर दी तो मार खाकर माफ़ी मांग लूँगा, मगर रब्बे अजीम की कसम तोड़े हुए फल हरगिज़ वापस नहीं करूँगा। मार भी खाता जाऊँगा और फल भी खाता जाऊँगा। अच्छा बाबा, अब हमारा सर न खाओ, जाओ ले जाओ ये मुर्गाबियाँ और अंजीरों को यहाँ से। इसे तुम अकेले ही खाना। मैं चोरी का माल खाकर अपना बुढ़ापा ख़राब नहीं करना चाहता। गुलाम ने चौंक कर कहा, मेरे आका आप इसे चोरी का माल कहते हैं? हजूर, ये तो मेरी मेहनत का फल है। खुदा की कसम पूरे 101 मुक्के खाए हैं मैंने,
इन अंजीरों के लिए, और एक भी अंजीर बाग के मालिक को वापस नहीं की। भाई अब चले भी जाओ। जा रहा हूँ मेरे आका। असल में बूढ़ा रिजाल मलका मिस्र की सवारी वाले वाक़े के सिलसिले में परेशान था, और वो गुलाम पोलका की बक बक झक झक सुनने को तैयार नहीं था। गुलाम चला गया तो दूसरे कमरे में जाकर वो खजूर की चटाई पर सोए हुए अंबर को गौर से और मोहब्बत से देखने लगा। नीली आंखें, स्याह रेशमी बाल, तीखा शाही नाक, वो बिल्कुल मिस्र का शहजादा मालूम हो रहा था। रिजाल देर तक उसे देखता रहा, फिर सर झुकाए वापस चला गया। उसे अंबर से अपनी बेटी की तरह प्यार था और वो उसकी जुदाई कभी गवारा नहीं कर सकता था। महल में आकर मलका मिस्र नफरीती अपने बच्चे के लिए उदास हो गई। उसने अपने बादशाह फिरौन आतून के डर से अपने बच्चे को दरिया के सुपुर्द तो कर दिया था, मगर वो उसे एक पल के लिए भी ना भुला सकी। उस नन्ही सी जान को छोटी कश्ती में सवार करा के दरिया में बहा देने का मकसद यही था कि वो किसी माहीगीर के हाथ लग जाए और उसके घर में परवरिश पाए। अगर रब्बे अजीम को मंजूर हुआ तो कभी ना कभी तो माँ को उसका बछड़ा हुआ बच्चा मिल जाएगा। जालिम और संगदिल फिरौन के खौफ से मलिका खुलकर तो अपने बच्चे को तलाश न कर सकी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस टो में रहती कि कहीं से उसे अपने बच्चे की खबर मिल जाए। 14 बरस गुजर गए और मलका नफरीती अपने बिछड़े हुए जिगर के टुकड़े के लिए सुलगती रही। भला कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को भुला दे? मरे हुए पर सब्र आ जाता है, मगर अपने हाथ से जुदा किए बच्चे को कौन भुला सकता है? मलका नफरीती को उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा ज़रूर मिल जाएगा। उसकी राज़दार सिर्फ उसकी मुलाजमा शारमीन थी। शारमीन ने ही 14 बरस पहले नन्हे शहजादे के लिए नन्ही सी कश्ती तैयार की थी। उसमें उसके लिए दूध की बोतल, सोने के सिक्के और नरम नरम सिरहाने रखे थे और शाही मोहर तकिए के नीचे छुपा दी थी। जिस वक्त मलका की शाही सवारी दरियाए नील की सैर से वापस महल में पहुंची तो शारमीन ने देख लिया कि मलका अपने बच्चे के लिए बेहद गमगीन है। रिजाल के बेटे अंबर के साथ मलका की गुफ्तगू उसने सुनी थी और मलका की उदासी को भी ख़ास तौर पर महसूस किया था, मगर वो खामोश रही थी। इसलिए उसे अंदेशा था कि मलका नफरीती बच्चे के बारे में गुफ्तगू छेड़ने से और परेशान न हो जाए। महल में आने के बाद मलका ने ख्वाबगाह में से तमाम कनीज़ों को चले जाने का हुक्म दिया और ख़ुद आरामदेह मसहरी पर लेट गई। जब तमाम कनीज़ें चली गईं तो और ख्वाबगाह बिल्कुल खाली हो गई तो मलका ने शारमीन से कहा, शारमीन जी हुक्म मलका आलिया, तुमने उस लड़के को देखा जो हमारी सवारी की झलक देखने दरिया के किनारे आ गया था? देखा था मलका आलिया। उसकी शक्ल सूरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शारमीन ने अंबर को बड़े गौर से देखा था और कुछ अंदाज़ा लगाया था कि उसकी शक्ल शहजादे से मिलती जुलती है, लेकिन चूंकि उसे यकीन नहीं था इसलिए वो मलका के आगे हामी न भर सकती थी। उसे अपनी मलका की सेहत का भी ख्याल था। वो कभी ये बर्दाश्त न कर सकती कि उसकी मलका एक ऐसे लड़के के लिए परेशान हो जो हो सकता है शहजादा ना हो। चुनाचे उसने बड़ी अक्लमंदी से कहा, शक्लो सूरत भोली भाली थी मलका आलिया उसकी। मलका ने सफ़ेद शाहीन के परों वाले पंखे को परे फेंकते हुए कहा, हमारा मतलब ये नहीं शारमीन, हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि उस लड़के की शक्ल हमारे बच्चे पर तो नहीं मिलती थी? नहीं मलका आलिया, मुझे तो महसूस नहीं हुआ। मलका नफरीती ने सर्द आ भर कर कहा, फिर उस लड़के को देखकर हमारे दिल पर हाथ क्यों पड़ा था? हमारे खून ने जोश क्यों मारा था? शारमीन ने जल्दी से कहा, यह आपका वहम है मलका आलिया, क्योंकि आप हर वक्त बच्चे की याद में गुम रहती हैं। तो फिर मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे बताओ शारमीन, मेरा नन्हा शहजादा किसके घर में परवरिश पा रहा है? अब तो वो बड़ा हो गया होगा, उसकी आंखें भी तो नीली थीं। बजा है मलका आलिया, शहजादे की आंखें नीली थीं, मगर हर नीली आंखों वाला बच्चा शहजादा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन मेरा शहजादा क्यों नहीं मिल रहा? मैं उसकी याद में 14 बरस से तड़प रही हूँ। अभी कितनी देर मुझे और तड़पना होगा शारमीन? शारमीन ने बड़े अदब से कहा, रब्बे अजीम पर भरोसा रखें मलका आलिया, नन्हा शहजादा एक दिन ज़रूर आपके पास आएगा। मगर वो दिन कब आएगा? रब अजीम ने चाहा तो बहुत जल्द वो दिन आएगा। मलका नफरीती ने गम से बोझल सर नरम तकियों पर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। शारमीन ने बिलोर की सुराही में से ट्यूनस के सच्चे गुलाब के फूलों का अर्क निकालकर मलका के पांव पर लगाया और मोर के परों के पंखे से हवा करने लगी। थोड़ी देर बाद जब मलका तबीयत की संभली तो उसने शारमीन को देखकर कहा, शारमीन तुम मेरी बड़ी वफादार और राजदार कनीज़ हो। इस वक्त मैं तुमसे मलका बनकर नहीं, एक बिछड़े हुए बच्चे की माँ बनकर कह रही हूँ कि मुझे मेरा शहजादा मिला दो। अब मैं उसकी जुदाई में और ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। शारमीन ने तसल्ली देते हुए कहा, घबराइए नहीं मलका आलिया, शहजादा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। मेरा दिल कह रहा है कि वो आपके पास आने को तैयार है, वो आपके पास आने वाला है। मलका ने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं। वो अपनी कनीज़ शारमीन से इस किस्म की तसल्ली की बातें 14 बरस से सुन रही थी। अब उसका दिल सब्र से भर गया। अचानक उसने आंखें खोलकर कहा, दरिया किनारे अनातुल दरवेश रहता है। उसने एक बार कहा था कि शहजादा जिंदा है और एक दिन मुझे मिल जाएगा।
میں اس کے پاس جا کر ایک بار پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے جگر کا ٹکڑا مجھے کب آن ملے گا۔ شارمین نے کہا مگر ملکہ عالیہ آپ کا وہاں جانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ میں وہاں ضرور جاؤں گی، اگر تم میرے ساتھ نہیں جاتی تو میں اکیلی اپنے بچے کے لیے جاؤں گی۔ شارمین نے ادب سے سر جھکا لیا۔ جو حکم ملکہ سلامت، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ شارمین نہیں چاہتی تھی کہ ملکہ اناطول درویش کے پاس جانے کا خطرہ مول لے، کیونکہ اگر فرعون کو معلوم ہو گیا